अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे और हमारे साथ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने स्टार्ट की थी। आज हम डिस्कस कर लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन हम कहते हैं कि हमारे साथ जब एक एटम होता है और इसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन के रिमूव किया जाए, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। मतलब ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस आयोनाइजेशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये हमारे साथ ये आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और ये हमारे साथ होंगे 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोपॉजिटिव आयन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे साथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट of energy required to remove the outermost electron of 1 mole isolated gaseous atoms to form cation। और जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको फिर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे साथ वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और ये हमारे साथ होती है 1 मोल। और ये एटम्स जो है ये गैसियस फॉर्म में होंगे और ये आइसोलेटेड होंगे। और जब इसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी की जो रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये है हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे I.E और I.V से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट है वो हमारे साथ है किलो जूल फर्मी। ये एनर्जी हम किलो जूल यूनिट में लेंगे और ये 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसी वजह से इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल और किलो जूल मोल इनवर्स। फॉर एग्जांपल हमारे साथ मेटल को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये गैसियस स्टेट में। जब हम इससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको हम एनर्जी देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायन, और इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंडेड होता है वो रिमूव हो जाता है। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी को हम पॉजिटिव साइन देते हैं। मतलब ये हमारे साथ है एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ये इसको हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। मतलब ये है कि जब हम पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इससे मोनोपॉजिटिव आयन बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी मतलब ये है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयन। इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब अगर ये हमारे साथ मोनोपॉजिटिव आयन है और जब हम इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं और ये हमारे साथ 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम
होंगे, तो फिर हम इसको कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। मतलब ये जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, मतलब ये स्मॉल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस था वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज अब ज़्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसके लिए हम ज़्यादा एनर्जी देंगे और ये हमारे साथ होंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये डाइपॉजिटिव आयन है और जब हम इससे अनदर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इसको ट्राइपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये ग्रेटर होता है इससे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से। तो ये हमारे साथ हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये चंद फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। Factors affecting आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को लेंगे। अब हमारे साथ वो कौन से फैक्टर हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसको इफेक्ट कर लेंगे। उसमें हमारे साथ फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। इसमें सेकेंड फैक्टर जो है वो हमारे साथ है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम Ze से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड फैक्टर हमारे साथ है शील्डिंग इफेक्ट। और फोर्थ फैक्टर है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप देख लें एटॉमिक साइज, जिन एटम्स की एटॉमिक साइज छोटा होता है तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस एटम का साइज छोटा है। जब हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमारे साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक रेडियस। जब एटॉमिक रेडियस कम होता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगे। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये न्यूक्लियर चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसके साथ बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे साथ कम होगी। नेक्स्ट हमारे साथ है शील्डिंग इफेक्ट। तो हमारे साथ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जब शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करते हैं, स्क्रीन अप करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो
न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है ये हमारे साथ एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है। जब ये न्यूक्लियस को स्क्रीन अप करता है, ठीक है, ये इनर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फिर निकालना आसान होता है और इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। अब अगर ये हमारे साथ एक एटम है, इस एटम का ही न्यूक्लियस है और इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इनर शेप में इलेक्ट्रॉन का, तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ग्रेटर है और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे साथ क्या है, लेस। तो इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको निकालने के लिए और इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको निकालने के लिए। तो फिर इस न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट से एक अनदर फैक्टर बन जाता है जिसको कहते हैं जेड इफेक्टिव। मतलब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये हमारे साथ बराबर होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे साथ बढ़ता है। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। मतलब ये है कि हमारे साथ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब हमारे साथ न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसकी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए। और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हम न्यूक्लियर चार्ज से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर लेते हैं इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट हमारे साथ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सप्लेन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फुल फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और अनदर होंगे हमारे साथ पार्शियली फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब अकॉर्डिंग टू बोह्स रूल जो हमारे साथ फुल फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किससे, हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी पार्शियली फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरह होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फुल फेल्ड atomic orbitals are more stable than half-filled atomic orbitals, and half-filled atomic orbitals are more stable than partially filled atomic orbitals. तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब इन चार फैक्टर्स की बुनियाद पर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे थर्ड फेरेट एलिमेंट्स। अगर हमारे साथ एटॉमिक साइज कम हो जाता है तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसके कम होने की वजह से बढ़ती है और जब ये एटॉमिक साइज किसी एटम का इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे साथ डिक्रीज हो। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। फिर हमारे साथ शील्डिंग इफेक्ट है, जब शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इंक्रीज हो जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। फिर इस न्यूक्लियर चार्ज से जब हम शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर ले तो इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और जब ये डिक्रीज होती है तो ये भी हमारे साथ डिक्रीज होती है। अनदर है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुल फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और पार्शियली फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल
हम एक्सप्लेन करें। तो अकॉर्डिंग टू हुम्स स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह का है? तो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं देन पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ये कि जब ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होते हैं, और इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के इस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। फिर हाफ फील्ड में अगर एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और दूसरा पार्शियली फील्ड, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस कंपेयर टू पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम जो है थर्ड फेवरेट एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है हम इसके ट्रेंड को फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।